हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सामाजिक विज्ञान का पाठ 6। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक को कवर किया। 1 से लेके 4 तक हमने ज्योग्राफी वाले पार्ट को कवर किया और पार्ट 4 में हमने क्या कवर किया है, इतिहास और उसके स्रोत के बारे में। फिर उसके बाद हमने क्या कवर किया है, हमने देखा है पार्ट 5। पार्ट 5 में हमने क्या देखा, भारत के विभिन्न नाम, मतलब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये भारत का नाम भारत तक पहुंचने की क्या कहानी रही, ये हमने देखा था। तो अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो पहले जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंशियल वे में चलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को इन वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भारतीय सभ्यता का आरंभ। मतलब भारतीय सभ्यता का आरंभ किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीबी लाल जी का एक कथन है। ये क्या है, देखिए जो यहाँ पे नाम लिखे हुए थे ये क्या है, प्रसिद्ध इतिहासकार रहते हैं। इन्होंने इतिहास के क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया होता है, इसीलिए इनके जो कथन होते हैं उनके कथन को यहाँ पर नोट किया जाता है, दिया जाता है। क्या दिया हो इन्होंने, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा। इसे को अलग अलग नामों से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, या फिर किस नाम से, सिंधु या सरस्वती सभ्यता। अब इस सभ्यता का नाम ये क्यों पड़ा, हड़प्पा ही क्यों पड़ा, सिंधु ही क्यों पड़ा, इसके बारे में हम चैप्टर में समझेंगे। वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। एक अनूठी मतलब एक अलग ही सभ्यता थी। इसने दिखाया कि कैसे एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है, मतलब किस प्रकार से एक समुदाय निवास करता है, साथ में रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, जहां धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। आज के समय में हम देखते हैं तो मतलब ऐसा सुनने को हमें मिलता है कि धनवान और अधिक, मतलब पैसे वाले जो हैं वो और अधिक धनवान बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सुनने को हमें मिलता है। लेकिन उस समय में क्या था कि जो धनवान लोग थे और जो निर्धन थे उनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। संक्षेप में अगर जैसे हम देखें तो क्या है, हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। देखिए आपसी सामंजस्य दिखाई देता है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि इसकी लाइन इन्होंने पहले ही क्लियर की है कि धनवान और निर्धनों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था। इसका मतलब क्या है, देखिए जब धनवान और निर्धन के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, वो लोग आपसी सामंजस्य से रह रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि पूरा धन मैं ही अपने घर में रख लूं। वो क्या कर रहे हैं, हर चीजों को मतलब सामंजस्य के साथ यूज कर रहे हैं। तो आई होप बहुत अच्छा कथन दिया इन्होंने। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को समझेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कि सभ्यता क्या है। ठीक है, सभ्यता क्या होती है इसके बारे में हम कहाँ समझेंगे, इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सभ्यता आखिर होती क्या है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप अब आप आई होप इस नाम से परिचित होंगे। हमने जो चैप्टर 5 पढ़ा था इंडिया या अर्थात भारत, उसमें हमने देखा था कि भारत का नाम, भारत को पहले भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें कि उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी, मतलब वहां कौन कौन से, मतलब उस सभ्यता ने कौन कौन से मुख्य कार्य किए हैं, इसके बारे में भी हम वहां देखेंगे। तो हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में, हम ये देखेंगे कि सभ्यता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, और उसके बाद हम देखेंगे कि उपलब्धियां। देखिए सभ्यता तो बहुत सारी विकसित हुई हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में किसका अध्ययन करेंगे, भारतीय सभ्यता का आरंभ, मतलब भारतीय सभ्यता का आरंभ किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए हमने चैप्टर जब 4 पढ़ा था इतिहास और उसके स्रोत, तो उसमें हमने उस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा, और जैसे ही वो स्थायी रूप से रहने लगा तो उसने सबसे पहले क्या प्रारंभ कर दी, कृषि। क्योंकि कृषि के लिए स्थायी रूप से निवास करना अनिवार्य ही है। क्योंकि अगर हमने फसल लगा दी और हम किसी और जगह चले गए तो उस फसल की देखरेख कौन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, पशुपालन का भी प्रारंभ किया। कृषि के साथ इन्होंने क्या प्रारंभ किया, पशुपालन भी, पशुओं को भी पालना प्रारंभ किया। फिर इसके साथ ही इन्होंने, देखिए पहले क्या स्टार्ट हुआ, पहले आया स्थायी निवास। जब इन्होंने स्थायी निवास किया उसके बाद क्या इन्होंने शुरू की, कृषि, और कृषि के साथ ही क्या किया,
पशुपालन। तो मनुष्य का पहला समूह, हमने ये चैप्टर 4 में ये टॉपिक हमने देख चुका है। तो मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, कृषि करने लगा और तकनीकों का, जैसे कि भवन निर्माण। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति एक स्थान पर रहेगा, अगर वो घूम घूम कर रह रहा है तो उसे घर की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। वो नहीं चाहेगा कि उसके पास कोई स्थायी घर हो। लेकिन क्या है, अगर मान लीजिए इस टाइप का घर हो, ठीक है, ये घर बना दिया मैंने छोटा सा, तो वो क्या नहीं चाहेगा कि उसके पास घर हो। लेकिन अगर व्यक्ति किसी स्थायी जगह में रहता है तो वो क्या चाहता है कि मेरे पास एक स्थायी निवास भी हो। धातु विज्ञान यातायात के साधन, ठीक है, का विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ। मतलब क्या है कि मनुष्य का जब एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा तो उसने क्या चाहा, उसने ये चाहा कि मेरे पास एक मकान हो, खाने के लिए। अब वो खाएगा क्या, तो उसके लिए उसने क्या किया, कृषि करना प्रारंभ किया। अब उस समय तो ऐसा नहीं था कि किसान खेती कर दे और हमारे लिए अनाज उगा दे। आज तो हमारे किसान भाई हमारे लिए अनाज उगाते हैं, तो हमें उनका अत्यधिक सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि वो खेतों में बहुत अधिक परिश्रम करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय लोगों को खुद ही कृषि करनी होती थी। तो जैसे जैसे स्थायी निवास आरंभ हुआ, उसके साथ ही क्या आरंभ हुआ, कृषि और पशुपालन। फिर देखिए, अब हम क्या देखते हैं, इसमें हमने एक वर्ड यूज किया, क्या, धातु विज्ञान। अब धातु विज्ञान होता क्या है, हम ये देख लेते हैं। भवन निर्माण तो हम समझते हैं। यातायात के साधन मतलब जैसे कि बस हैं, उस समय तो जैसे पहिया गाड़ी हो गई, पहिए का जो आविष्कार हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, पहले छोटी छोटी खोजें की जाती हैं, उसके बाद वो एक बड़ी खोज में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो ये छोटी खोज होती है ना, यही कैसी होती है, एक महान खोज होती है, क्योंकि यही एक हमें आगे भविष्य की ओर उन्मुख करती है। जैसे देखिए, अगर पहिया होगा, मान लीजिए अगर पहिया है, तभी तो उसमें से हम देखिए, पहिए का आविष्कार हुआ तो उस पहिए को हमने साइकिल में लगाया, उसी पहिए को हमने बैलगाड़ी में भी लगाया, बस में लगाया, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहिया मेन खोज थी। इसके साथ ही साथ क्या हुई, आगे की खोज भी होती रही। अब देखिए, क्या धातु विज्ञान क्या होता है, प्रकृति से धातु का निष्कर्षण, मतलब प्रकृति से धातु को निकालना। जैसे कि जो हमारे अयस्क होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो प्रकृति में क्या होते हैं, धरती के नीचे दबे हुए होते हैं, तो उन्हें क्या करना, बाहर निकालना। फिर देखिए, अब वो बाहर निकलते हैं तो वो क्या शुद्ध रूप में नहीं होते, उन्हें शुद्ध करना और उनको आपस में मिलाने की तकनीक। साथ ही साथ क्या है, धातु और उनके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन करना, मतलब कि किस धातु में कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन सी सुचालक है, कौन सी कुचालक है, ये सभी बातों का अध्ययन करना किसके अंतर्गत किया जाता है, धातु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए, ये हमने देखा था कि मनुष्य कैसा हुआ, जब स्थायी रूप से वो रहने लगा तो ऐसे छोटे छोटे क्या किए उसने, मकान बनाने लगे। अब मकान बनाने लगे तो इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर ये कुछ लोग यहाँ पर कृषि कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग कृषि करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, पशुपालन का काम कर रहा है। और यहाँ पे एक लेडीज खाना बना रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नदी, और ये देखिए एक नदी भी दिख रही है, तो नदियों के आसपास इन्होंने अपना घरों का निवास स्थान बनाया और साथ ही यहाँ पर कृषि की। कृषि करने का देखिए क्या है कि नदियों से पानी आसानी से मिल जाता था। उस समय कोई मोटर वोटर तो थी नहीं कि मोटर लगा लिया और पानी खींच लिया। लेकिन अभी क्या है, अभी तो सुविधा है, लेकिन उस समय पे नहीं थी। तो उस समय लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे पर ही बस जाया करते थे, है ना। तो ये हमें देखने को मिला कि सभ्यता का आरंभ किस प्रकार धीरे धीरे हो रहा है। जैसे ही मनुष्य ने स्थायी निवास प्रारंभ किया तो कृषि और पशुपालन का भी आरंभ हो गया। अब हम देखते हैं कि सभ्यता होती क्या है। सभ्यता क्या है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता का आरंभ। तो मानव समाज का जो उन्नत चरण होता है, ठीक है, जैसे जैसे मानव क्या होता है, एक एक सीढ़ी करके, जैसे ये मानव है, ये छोटा सा मैंने मानव बना दिया। तो ये क्या है, जैसे जैसे ये विकास के क्रम में, ऐसा नहीं है कि मानव बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, विकास के क्रम में जैसे जैसे वो एक एक सीढ़ी एक एक सीढ़ी एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाएगा। मतलब जैसे कि देखिए, उन्नत चरण का मतलब क्या है, जैसे कि यातायात के साधनों का विकास होना, ठीक है, परिवहन के साधनों का विकास होना, फिर उसके बाद क्या है, कृषि में उन्नत तकनीकों का आना, हर चीज को विकास की ओर लेके जाना। जैसे आज कृषि, अगर मान लीजिए उस समय पर कृषि के लिए कुछ ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, मतलब खेती, मतलब खुदाई करने के लिए ज्यादा कुछ साधन नहीं थे। लेकिन आज हम कृषि में देखें तो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। बीज भी बहुत मतलब हाइब्रिड बीजों का हम यूज करते हैं, हाइब्रिड सीड्स का। और भी बहुत सी तकनीक हमें देखने को मिलती है।
उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। उस समय की शिक्षा और वर्तमान समय की शिक्षा में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या है, ये सभी क्या है, उन्नत चरण की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो मानव का जिस प्रकार से, जिसे धीरे धीरे मानव विकास करता जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, मानव सभ्यता का भी प्रारंभ होते जाता है। ठीक है, सभ्यता का आरंभ कैसे होगा, मानव से ही स्टार्ट होगा। जैसे पहले क्या हुआ, पहले मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ किया। स्थायी निवास के साथ देखिए, स्थायी निवास के साथ मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ किया, कृषि प्रारंभ की, और उसके साथ भी क्या हुआ, वो एक जगह पर रहने लगे, फिर एक दूसरे की सुरक्षा करने लगे, वो एक मुखिया हो गया वहाँ का। तो ये क्या है, ये मानव समाज का बढ़ता हुआ एक क्रम है। तो इसी प्रकार हम सभ्यता को क्या कहेंगे, मानव समाज के उन्नत चरण को ही सभ्यता कहा जाता है। तो आई होप आपको सभ्यता समझ में आई होगी। अब देखिए, कोई भी जो सभ्यता है, उस सभ्यता की कुछ विशेषताएं होती हैं। किसी भी समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। कोई भी जो सभ्यता है वो उन्नत सभ्यता है या अच्छी सभ्यता कब कही जाएगी, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसको, ये चैप्टर सिर्फ ऐसे नहीं है कि आज आपने पढ़ा और इसे हमने मतलब क्लास पास कर ली और हम इसे भूल जाएं। ये ऐसे हैं सब्जेक्ट हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहते हैं तो ये हमें टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इनकी पहली विशेषता क्या हो जाएगी, पहली विशेषता हो जाएगी इसकी शासन और प्रशासन का कोई रूप। अब शासन और प्रशासन क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत डीप में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि देखिए, कि जटिल समाज और उसके अन्य कार्यकलापों का प्रबंधन हेतु, मतलब देखिए, अगर कोई भी समाज है, वो कोई भी जो सभ्यता है, उसमें क्या है, अगर मान लीजिए कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, कुछ नियम होंगे, तो वो क्या होगी, सभ्यता अच्छे से चलती रहेगी। अगर मान लीजिए आपके घर ही है, अगर आपके घर में कोई भी बिना नियम कानून के कोई भी घर चल रहा है, कोई भी कभी भी उठ रहा है, कभी भी खा रहा है, कभी भी जा रहा है, कभी भी आ रहा है, तो वो घर एक अच्छा घर नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्या है, कोई रूल्स ही नहीं है, कुछ नियम ही नहीं, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार अगर हम एक बड़े लेवल पे देखें, तो बड़े लेवल पर क्या होता है, नियम कानून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे ये पंचों की बैठक, पंचायत हुआ करती थी, है ना, तो यहाँ पर बहुत अहम फैसले भी लिए जाते थे। तो ये पंचायत में बैठ के 5 पंच कुछ निर्णय लेते थे, हर मतलब हर समस्या का समाधान करते थे। तो उसी प्रकार क्या है, जटिल समाज और उसके अन्य कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, शासन और प्रशासन की। मतलब शासन और प्रशासन के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, उस सभ्यता को रेगुलेट किया जाना चाहिए। ओके, अब देखते हैं हम दूसरी विशेषता क्या होगी, किसी भी सभ्यता की दूसरी विशेषता क्या होगी, नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब क्या है, नगर योजना, नगरों का विकास और उनका प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब देखिए क्या होता है कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, उनका जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो नगर योजना, नगरों का निर्माण पहले किस प्रकार से किया जाए। फिर उसके बाद देखिए, निर्माण तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नगर बने हुए हैं वो एकदम परफेक्ट बने हुए हैं। उनमें क्या होता है, समय के साथ साथ विकास होता रहता है। तो नगरों का विकास और उनका प्रबंधन, मतलब अब देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि कुछ नालियां बनी हुई हैं या कुछ सड़कें बनी हुई हैं, तो उनका प्रबंधन भी तो करना पड़ेगा ना। अगर जैसे मान लीजिए वो टूट फूट हो जाती, तो उनका काम करवाना, या फिर कोई भी ऐसा काम रहता है। फिर उसके बाद देखिए हम क्या देखते हैं, जल प्रबंधन। जल मतलब जल का किस प्रकार से हमें व्यवस्था करनी है, लोगों को जल पहुंचाना है। और जल निकासी की व्यवस्था, जैसे अगर मान लीजिए नाली बनी हुई है, तो नालियों से क्या होना चाहिए कि प्रॉपर पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा। तो इसीलिए नगरीकरण में क्या होता है, नगर योजना, नगरों का विकास, उनका प्रबंधन, जल प्रबंधन और जल निकासी की व्यवस्था, मतलब पानी के निकलने की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अब हमारी तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता है हमारी विभिन्न प्रकार के शिल्प। शिल्प मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे क्या हुआ देखो, कच्चे माल का प्रबंधन। अब ये कच्चा माल क्या होता है, क्या ये कच्चे आम जैसा होता है। तो देखिए, कच्चे माल का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज, जैसे पत्थर या धातु, तो ये क्या है, जब इसे तैयार नहीं किया गया है, पत्थर धातु से, अगर जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही मूल्यवान पत्थर है, तो इस पत्थर का
हम यूज बहुत सी चीजों में कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आभूषण बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आभूषण क्या है? आभूषण यहाँ पर होगा तैयार माल। ठीक है, ये रेडी हो चुका है सेलिंग के लिए। और जो ये पत्थर है, ये पत्थर कैसा है? ये पत्थर है कच्चा माल, इसमें अभी काम किया जाना है। तो कच्चे माल का प्रबंधन मतलब कच्चे माल को किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए, यातायात के जो साधन है उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि इनको कैसे रखा जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो कच्चे माल का प्रबंधन, ठीक है। फिर तैयार माल का उत्पादन। अब देखिए कच्चा माल तो आ गया, लेकिन उससे जैसे कि आभूषण है, उनसे उपकरण बनाना या कोई भी चीज और अलग तैयार करनी किसी भी कच्चे माल से, तो उसके उत्पादन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर जो तैयार माल है उस तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो। अगर जैसे मान लीजिए कोई सामान हमने बनाया है और अगर वो बिक ही नहीं रहा है तो उसको बनाने का महत्व ही क्या रह जाएगा। तो क्या है कि कच्चे माल का तो प्रबंधन जरूरी है, साथ साथ में क्या है तैयार माल का भी हमें उत्पादन करना है, और उत्पादन के साथ साथ हमें बाजार भी देखना है कि उसकी बिक्री भी पर्याप्त मात्रा में हो, उसके उससे हमें उतनी आय हो जितना हमने उसमें लगाया है। ठीक है, उससे आय के स्रोत भी होने चाहिए, और आय के स्रोत कब होंगे? जब वो सामान बिकेगा। चौथी विशेषता क्या होती है किसी भी सभ्यता की? व्यापार। ठीक है, व्यापार में देखिए क्या है, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक मतलब क्या होता है? मतलब आंतरिक मतलब आप ऐसे समझ लीजिए अंदर ही अंदर या घर के अंदर, इस टाइप से समझ लीजिए। तो एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर। और बाहरी मतलब क्या है? बाहरी मतलब होता है दूरस्थ अथवा विश्व के अन्य भागों के साथ व्यापार। मतलब एक तो होगा, जैसे देखिए जैसे अगर हम छोटे लेवल पे बात करें तो गांव, अगर जैसे मान लीजिए कोई गांव में व्यापार करता है तो गांव के अंदर, और अगर वो गांव से बाहर जा रहा है तो शहर में। ठीक है, ये तो हो गई छोटे लेवल की बात। लेकिन अगर हम देश के संबंध में बात करते हैं तो ये तो एक बड़े लेवल की बात हो गई। तो देश के अंदर व्यापार करना क्या कहलाएगा? आंतरिक व्यापार। ठीक है, लेकिन देश के बाहर व्यापार करना, विदेशों के साथ व्यापार करना, जो देश का नहीं है वो क्या कहलाएगा? विदेशी। तो दूसरे देशों के साथ व्यापार करना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बाहरी व्यापार। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर किसी वस्तु का मतलब निर्माण हो रहा है तो उसको हम देश के अंदर भी बेच सकें और देश के बाहर भी बेच सके। इससे क्या होता है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन हमारे देश में या तो कम होता है या तो नहीं होता है। ठीक है, उत्पादन या तो क्या होता है, या तो कम होता है या फिर नहीं होता है। तो इससे ये होता है कि जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हम उन देशों से उस चीज को बुलवा सकते हैं, आयात कर सकते हैं उसका। जब हम किसी बाहरी देश से किसी जरूरी सामान को बुलवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयात करना। ये आयात मतलब क्या है? देश के अंदर आना। ठीक है, और जब हम किसी, अगर जैसे मान लीजिए कोई चीज है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, देश में तो मतलब ये है कि पर्याप्त मात्रा में है वो चीज लोगों के लिए, तो अगर वो एक्स्ट्रा में बच रही तो उसे हम क्या कर सकते हैं? बाहर बेच भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? निर्यात करना। ठीक है, आयात और निर्यात अब आपको समझ में आया होगा। आयात मतलब किसी चीज को लाना, लेकर आना बाहर से, और निर्यात मतलब होता है भेजना, किसी चीज को बाहर दूसरे देशों में बेचना। अब देखिए किसी सभ्यता की एक अन्य प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है? लेखन का कोई रूप, मतलब लिखने के भी कुछ तरीके विकसित तो होने चाहिए, ताकि क्या होता है अभिलेखों को रखने, जो लेख लिखे गए हैं उनको साक्ष्य के रूप में रखने। ठीक है, संवाद बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे देखिए अगर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन का कार्य होता था कैसे? बाएं से दाएं की ओर। एक श्रृंगी पशु बैल, एक सींग वाले बाघ को दर्शाते हुए हड़प्पा की कुछ ये मोहरे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है, यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा हुआ जरूर है, और ये क्या है? ये इनकी मोहरे बनाई गई हैं यहाँ पे। और ये कुछ पशुओं का इन्होंने जैसे बताया गया कि एक श्रृंगी पशु ये दिख रहा है, और फिर उसके बाद क्या बैल, और क्या है सींग वाले बाघ को ये दिखाया गया है। इन्हें अभी हम पढ़ नहीं सके, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उस समय पर वहां पर लेखन का जो रूप है वो विकसित हो चुका था। वो लोग लिखते जरूर थे वहां पे, है ना। अभी हम उसे पढ़ने में असमर्थ हैं, लेकिन उस वो लोग कुछ ना कुछ संवाद किया करते थे लिखकर भी। फिर किसी सभ्यता की अगली विशेषता क्या हो सकती है? जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार। ठीक है, इसके बारे में देखिए क्या होता है? कला,
मतलब चित्रकला, मूर्तिकला, बहुत सारी कलाएं होती हैं। स्थापत्य कला, साहित्य, साहित्य जो कि बहुत सारी कृतियां लिखी जाती हैं साहित्य में, है ना। श्रुति, श्रुति मतलब होता है सुन सुनाकर, मतलब सुनकर जो लिखा जाए उसे क्या कहेंगे, श्रुति। श्रुति परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति, मतलब किसी सभ्यता की ये भी विशेषता होनी चाहिए कि उसमें कला का भी विकास होना चाहिए, स्थापत्य का भी, साहित्य का भी और श्रुति परंपराओं का भी पर्याप्त विकास होना चाहिए। फिर देखिए किसी सभ्यता की एक और विशेषता क्या हो सकती है, कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। देखिए कृषि क्या है, किसी सभ्यता में ये कृषि का मतलब कृषि की उत्पादकता होनी चाहिए, कि मतलब कृषि का उत्पादन होना चाहिए जिससे गांव का ही नहीं, मतलब जो गांव में उत्पादन हो रहा है उनका ही नहीं, जो लोग नगरों में रह रहे हैं उनको भी भोजन उपलब्ध हो सके। भोजन देखिए क्या है, एक बेसिक नीड है जो सभी को प्राप्त होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या है, एक संस्कृति की ये भी विशेषता होनी चाहिए कि उसमें कृषि उत्पादकता होनी चाहिए। तो हमने अभी तक जो देखा कि जो किसी भी सभ्यता की, विकसित सभ्यता की जो एक विशेषता होनी चाहिए, तो उसमें हमने बहुत सारे देखे पॉइंट्स, जैसे यातायात होनी चाहिए, लेखन की व्यवस्था होनी चाहिए, कृषि उत्पादकता अच्छी होनी चाहिए। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन सभी पॉइंट्स को हमें क्या करना है, हेडिंग्स को याद करना है, और बाकी जो अंदर का है अगर आपने वो समझ लिया है तो उसे आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक समय रेखा है। ऐसा डायग्राम हमने पहले चैप्टर्स में भी देखा है और इसका मतलब हम जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए स पूर्व का मतलब सहस्त्र शताब्दी पूर्व, है ना, इसका मतलब हमने देखा था। अब देखते हैं हम, देखिए भारतीय सभ्यता का आरंभ करने से पहले हम कुछ और सभ्यताओं के बारे में सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट देखेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो भारतीय सभ्यता पर रहेगा, कि भारतीय सभ्यता का आरंभ क्या रहा, उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या उपलब्धियां रही उनकी। तो अब देखते हैं हम, देखिए पहले हम देखते हैं शॉर्ट में, मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ कब हुआ, 4000 सहस्त्र शताब्दी पूर्व, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ हुआ। तो ये क्या है, आधुनिक इराक और सीरिया, वर्तमान में ये कहाँ है, इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है। वहाँ लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ, मतलब सभ्यता की जो हमने विशेषताएं देखी वो विशेषताएं यहाँ देखने को मिली। फिर उसके बाद किसकी, मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। देखिए ये यहाँ पे दिख रही है, ये मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। तो कुछ शताब्दियों के बाद, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास के कुछ समय बाद ही प्राचीन मिस्र की प्राचीन सभ्यता का आरंभ हुआ। और उसके बाद 2000 सहस्त्र शताब्दी पूर्व हमारी जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है इसका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। तो ये समय रेखा यही बता रही है कि कौन सी जो सभ्यता है उसका विकास कब हुआ, ठीक है। देखिए जब सभ्यता का आरंभ हुआ तो क्या हुआ, छोटे छोटे पहले गांव का विकास हुआ। गांव के से क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि पहले ही हमें जो आज विकसित नगर देखने को मिलते हैं तो इन नगरों का विकास ऐसा नहीं है कि पहले ही हो गया। पहले किसका विकास हुआ, पहले लोगों ने स्थायी निवास शुरू किया। स्थायी निवास के साथ वो क्या करने लगे, कृषि करने लगे, और कृषि के साथ ही उन्होंने क्या प्रारंभ किया, पशुपालन। और जब वो स्थायी निवास करने लगे, साथ में रहने लगे, तो इसने ही किसे जन्म दिया, गांव को, मतलब वो लोग इकट्ठे रहने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब गांव विकसित हो गए तो गांव नगर में परिवर्तित हो गए। तो किस प्रकार से गांव नगर में परिवर्तित हुए, क्या परिस्थितियां रहीं, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए पंजाब जो आज कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान में विभाजित है। कुछ जो पंजाब का हिस्सा है वो भारत के अंतर्गत आता है और कुछ पंजाब का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और सिंध, सिंध कहाँ है, सिंध प्रांत कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। कि विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां क्या करती थी, सिंचित करती थी। सिंधु नदी के मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। सिंधु नदी ने क्या किया है, इन मैदानों को, जो पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र है वहां के जो विशाल मैदान है वो किसके द्वारा उपजाऊ बनाए गए हैं, सिंधु नदी के द्वारा ही उपजाऊ बनाए गए हैं। तो हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो पंजाब है इसका कुछ क्षेत्र जो भारत और पाकिस्तान में आता है, और सिंध जो है यहाँ के जो मैदान है यहाँ पर कैसे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर सिंध नदी ने यहाँ पर उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है।
जब हमने लास्ट चैप्टर समझा था तो उसमें भी हमने ये देखा था कि जो मतलब जो सिंधु नदी है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर 7 नदियां प्रवाहित होती हैं। देखिए, ये एक नदी कौन सी? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं ये मिलकर सिंधु नदी को, देखिए ये पंजाब वाले क्षेत्र को, और जो ये पाकिस्तान में है जो सिंध वाला क्षेत्र है, ये सिंध दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इस क्षेत्र को क्या किया इन्होंने, नदियां देखिए, इतनी ज्यादा नदियां यहाँ पर बह रही, इतनी ज्यादा मात्रा में पानी, तो यहाँ पर कैसा एकदम उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है। किसके द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सहायक नदियां क्या होती हैं। हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा, क्या? सहायक नदी। तो आखिर ये सहायक नदियां होती क्या हैं? देखिए, जो ये सिंधु नदी के साथ बह रही है ना, अन्य नदियां जो आकर मिल रही, मुख्य नदी में आकर, जो मेन नदी एक बह रही है उसमें जो अन्य नदियां आकर मिल रही हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं। वह नदी जो किसी बड़ी नदी में मिलती है, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी में, गंगा नदी की क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी। अगर हम इसमें देखें तो जो ये इंडस है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि सभ्यता क्या होती है। तो किसी भी मानव की जो उन्नत चरण होता है, मानव सभ्यता का जो उन्नत चरण होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। फिर हमने क्या देखा कि इस किसी भी विकसित सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब हम ये देख रहे हैं, अब हमने फिर उसके बाद हमने क्या देखा? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बारे में ये देखा कि उनका विकास कब हुआ, और जो भारतीय सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका विकास कब हुआ। समय रेखा देखिए। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि इस नदी की विशेषता क्या, मतलब इस सभ्यता की विशेषता क्या है, कैसे इस सभ्यता का विकास हुआ, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरस्वती नदी देखिए क्या है? हिमालय की तलहटी से ये नदी निकलती है, सरस्वती नदी। और कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? हिमालय से निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से ये प्रवाहित होती है। देखिए, ये सरस्वती नदी दिख रही है, तो ये सरस्वती नदी इस प्रकार से बह रही है ना, यहाँ पर। तो फिर ये क्या है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सरस्वती नदी के बारे में और पॉइंट क्या है कि भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? भारत में इसे घग्गर नदी कहा जाता है, और पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी कहा जाता है। ठीक है, भारत में इसे नदी एक ही है, लेकिन क्या है? नाम अलग अलग हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आज ये कैसी नदी हो गई है? एक मौसमी नदी हो गई। मौसमी नदी का मतलब क्या है? जो मौसम के साथ आती, मतलब जो मात्र कब बहती है? वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी बह गिरता है, तो इस नदी में पानी आ जाता है, और बाकी अन्य समय पर यह नदी विलुप्त हो जाती है। नदियों के किनारे विकसित नगर मोहनजोदड़ो, इस सरस्वती नदी के किनारे पर अब हम हमारी सभ्यता की ओर एंटर कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ क्या करी थी? अपनी रूपरेखा बनाई थी। तो नदियों के किनारे जो विकसित नगर थे वो कौन कौन से थे? सरस्वती नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो, और एक कौन सा था? हड़प्पा। ये क्या है? नगर हैं, विकसित नगर हैं। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि 3500 सहस्त्र शताब्दी पूर्व क्या हुआ इस क्षेत्र में। देखिए, अब पहले हम क्या देख रहे थे कि गांव का नगरों में परिवर्तन किस प्रकार हुआ। तो जो ये 3500 शताब्दी पूर्व, जो सहस्त्र शताब्दी पूर्व है, इस समय क्या हुआ, इसका मतलब हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस समय पर क्या हुआ, जो गांव थे वो नगरों में परिवर्तित होने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमयों के कारण नगर महानगर में परिवर्तित हो गए। देखिए, पहले क्या हुआ? पहले गांव बने, गांव के बाद क्या हुआ? गांव नगर में परिवर्तित हो गए, और नगर जब क्या हुआ? व्यापार बढ़ा। विनिमय मतलब होता है सामान का आदान प्रदान करना, लेना और देना, मतलब सिंपल भाषा में हम कहें तो ये होगा। तो नगर फिर किसमें परिवर्तित हो गए? महानगरों में परिवर्तित होते चले गए। तो आई होप आपको ये अभी तक का समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा है कि सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सभ्यता क्या होती है, भारतीय सभ्यता का आरंभ किस प्रकार से हो रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि गांव से नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि क्या पढ़ा है हमने, कि सभ्यता क्या होती है, सभ्यता की क्या होती है, सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और किस प्रकार से गांवों का नगरों में परिवर्तन हुआ, गांव किस प्रकार से नगर में और नगर किस प्रकार से महानगरों में परिवर्तित हो गए, और हमारी भारतीय सभ्यता का आरंभ किस प्रकार से हुआ। अभी इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट नहीं किया है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।